हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नोट्स लर्न विथ ईज विथ अस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी से अपॉलजीज़ मांगना चाहता हूं बिकॉज बहुत दिन से कोई ऐसा वीडियो नहीं आ रहा था। सो बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट इश्यूज़ मैं वीडियो नहीं ला पाया था करंट अफेयर्स के, बट नाउ आई एम बैक और मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत ही जल्दी मैं सारे बैकलॉग वीडियोस कवर कर दूंगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट वीकली करंट अफेयर्स, वीकली कोर्स ऑन करंट अफेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 मार्च से 19 मार्च 2022 के बीच की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फॉर आर अर्लियर वीडियोज़ प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन। So this is about my name is Prakash Dubey and this is about my educational background. So the first news is about of that week is about government restores e-tourist visa for 156 countries. So जैसा कि आप सब जानते हैं धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ जो है वो कोविड अब एक तरह का मान लिया है कि ख़त्म होने वाला है और अब धीरे धीरे जो जितनी भी कंट्रीज़ थी वो ओपन अप होने लगी हैं फॉर टूरिज़म एंड ऑल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो ई वीज़ा फैसिलिटी थी वो 156 कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया है। सो हम लोग इस न्यूज़ के थ्रू जानते हैं कि ई वीज़ा होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा फैसिलिटी फॉर फॉरनर्स फ्रॉम 156 कंट्रीज़ हैज़ बीन रेस्टोर्ड who intend to visit India for the purposes of business, conferences and for medical reasons, including for medical attendance. So अगर आपको किसी मान लीजिए किसी आदमी को कोई किसी और कंट्री से वो इंडिया आना चाहता है किसी मेडिकल वीज़ के लिए या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, सो नाउ दे कैन अप्लाई फॉर ई वीज़ा। मतलब ई वीज़ा मतलब होता क्या, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो वो इंडिया आके यहाँ पे वो वीज़ा के लिए अटेंड कर सकते हैं। So 5 categories of e-visa which has been called is टूरिस्ट, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल एंड मेडिकल अटेंडेंट। मेडिकल अटेंडेंट मतलब आप कोई डॉक्टर है या फिर आप कोई नर्स है या फिर आप कुछ और रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो आपको भी यहाँ पे ई वीज़ा मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो अंडर द अरेंजमेंट अ फॉरेनर कैन अप्लाई ऑनलाइन 4 days प्रायर टू ट्रेवल। तो मतलब उनको किसी जैसे नॉर्मली केस में क्या होता है कि आपको किसी एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा, बट ई वीज़ा के केस में आप 4 दिन पहले ही ऑनलाइन आप अप्रूव कर सकते हैं। आप प्रायर वहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं कि मेरे को यहाँ इंडिया आना है। सो दे विल प्रोवाइड यू ई वीज़ा जैसे ही आप लैंड करेंगे। सो आफ्टर द डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल authorization is generated which has to be presented at the immigration check post on arrival। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो एंट्री थ्रू ई वीज़ाज इज अलाउड ओनली एट 28 डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड 5 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब कि 28 एयरपोर्ट्स होंगे इंडिया के, जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, विशाखापट्टनम है और गुजरात का है, गांधीनगर है, मध्य प्रदेश के साथ इंदौर है। ऐसे 28 डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट्स हैं और 5 मेजर सी पोर्ट्स, जैसे बॉम्बे का सी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ से अगर कोई आता है, या फिर बंगाल में अपना कोई फेमस सी पोर्ट्स है, कोई पोर्ट है, वहाँ से कोई अगर थ्रू आता है, थ्रू शिप कोई आता है, तो वहाँ पे भी उनको ई वीज़ा मिल जाएगा। सो नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो पासपोर्ट या ई वीज़ा को देखती है? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो प्लीज़ ये रिमेंबर रखिएगा कि ये पासपोर्ट एंड ई वीज़ा किसके अंडर पे आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर पे आता है, तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर रेगुलर वीज़ाज। जैसे रेगुलर वीज़ाज क्या होता है कि आप इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी में जाएंगे इस्लामाबाद के पाकिस्तान में, और वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। ऑल्सो ई वीज़ाज आर नॉट वैलिड फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स विच आर डेल्ट सेपरेटली। फॉरेन डिप्लोमेट्स मान लीजिए यहाँ के कोई डिप्लोमेट अगर वहाँ कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट UN रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन वन रिलीजन। हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने ये UNSC की ये वहाँ पे जाके बोला था कि इस्लामोफोबिया करके हमें एक डे बनाना चाहिए। जैसे कि अगर इस्लामोफोबिया अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट बोलता है तो हमको ऐसा कोई एक डे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इंडिया ने इसको वापस से रिप्लाई करते हुए बोला है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलीजन पे ना जाके हम लोग को हर रिलीजन को काउंटर, जैसे मान लीजिए अगर कोई बुद्धिस्ट के अगेंस्ट भी बोलता है, बुद्धिज़्म के अगेंस्ट भी बोलता है, या फिर अगर कोई सिखिज़म के अगेंस्ट बोलता है, कोई हिंदुज़म के अगेंस्ट बोलता है, तो एक रिलीजन को फोकस ना करके हम लोग को सारे रिलीजन पे फोकस करना चाहिए, ऐसा इंडिया का कहना है। सो इसको हम लोग ये इंडिया ने इस टर्म को नाम दिया है रिलीजियोफोबिया करके, यहाँ पे एक बेटर नाम रहेगा ना कि इस्लामोफोबिया। सो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़। सेंसस के ऊपर एक न्यूज़ थी कि द सेंसस शुड नॉट बी जस्ट डाटा ओरिएंटेड
हाउस कमेटी, जैसे कि पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी होती है, उसमें से भी सेंसस की एक कमेटी ने बोला है कि सेंसस सिर्फ एक डेटा ओरिएंटेड रह के भी नहीं रहना चाहिए। सो थ्रू दिस न्यूज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है, और इसमें सारी इसकी जितने भी निटी ग्रिटीज़ हैं मैं सब कुछ आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। So the population census is the total process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of a country. ऐसा नहीं होता है कि बस हमने लोगों का काउंट कर लिया कि भैया इतने इतने लोग रहते हैं, बस नहीं, यहाँ पे आपको कलेक्ट भी करना रहता है, एनालाइज भी करना रहता है, और हमको वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, एक सोशल डेटा भी होता है कि भैया इनकी आमदनी कितनी है, ये इनके घर में कितने लोग हैं, इनके घर में इनके कितने घर हैं, और इनका क्या क्या रिलीजियस वो है, क्या बोलते हैं, क्या कास्ट से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं जितने भी सेंसस ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा। इट प्रोवाइड्स द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोवाइड्स द ट्रेंड्स मतलब कि भैया 10 साल पहले क्या ट्रेंड था, 20 साल पहले क्या ट्रेंड था, 50 साल पहले क्या ट्रेंड था और आज का क्या ट्रेंड है। इन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि पॉपुलेशन घट रही है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, फीमेल की पॉपुलेशन घट रही है या फीमेल की पॉपुलेशन कम हो रही है। सो हम लोग जब ये सेंसस के डाटा कंपेयर करते हैं तो इससे हम लोग को ये सब चीज़ें पता चलती हैं। सो इंडियन सेंसस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। ये तो यार स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे यहाँ पे कास्ट है, इतने सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो यह तो चीज़ रहेगी कि हम लोग की सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है इन द वर्ल्ड। तो हम लोग इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल लग गए थे भाई साहब पहला सेंसस कंप्लीट करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1865 एंड एंडेड इन 1872, एंड दिस वाज डन नॉन सिंक्रोनसली। मतलब ऐसा नहीं था कि भैया सब लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं, चलिए पूरे देश में होगा, नहीं, अलग अलग पार्ट्स में हुआ था, तब जाके 8 साल लग गए थे इनको। एज द प्रोसेस रीच इट्स फाइनल पॉइंट इन 1872, दिस ईयर हैज़ बीन लेबल्ड एज द फर्स्ट इंडियन पॉपुलेशन सेंसस ईयर। तो मतलब आपसे कोई पूछे कि पहला इंडिया का सेंसस कब हुआ था, तो 1872 इज द ईयर। डोंट गेट कंफ्यूज विथ 1865। 1865 में स्टार्ट हुआ था, बट 1872 में इट वॉज कंक्लूडेड। हाउएवर इन इंडिया द फर्स्ट सिंक्रोनस पॉपुलेशन सेंसस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1881। बट अगर जब सिंक्रोनस सेंसस की बात करेंगे, मतलब कि एक साथ पूरे देश का कब हुआ था, तो वो हुआ था 1881 में अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड रिपन। सो प्लीज़ ये चीज़ याद रखें कि लॉर्ड रिपन के अंडर पे पहला सिंक्रोनस सेंसस पॉपुलेशन सेंसस इन 1881 हुआ था। सो द अर्लीस्ट लिटरेचर, जिससे अगर हम लोग पूरे हिस्टोरिकल से बात करें तो ऋग्वेदा में भी रिवील किया गया कि सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज देयर एंड मेंटेन ड्यूरिंग 800 to 600 BC ऑल्सो। सो द लास्ट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 2011। जैसे कि आप जानते हैं कि हर डेकेड में, हर 10वें साल में ये होता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड 2021 में अभी तक ये हो नहीं पाया है। सो इसका प्रोसेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस हैपेंड टू बी द 15th जनरल इंडियन सेंसस। तो 2011 का जो सेंसस था वो 15th सेंसस था, और जो हम लोग का अब सेंसस होएगा वो होगा 16th इंडियन सेंसस। सो द डेकेनियल, जैसे मैं बताया 10 साल में होता है, इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। सो इट इज़ अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सो इट इज़ अंडर सेंसस एक्ट 1948। द बिल वॉज फॉर दिस एक्ट वॉज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, द देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द पॉपुलेशन सेंसस इन इज इन आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अंडर यूनियन सब्जेक्ट। सो दिस इज अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ये कौन से लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है, या फिर कंकरेंट लिस्ट में आता है। सो पॉपुलेशन कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। So this is a very important point. Please note down this thing, and it is listed as number 16 of the 7th schedule. ये याद रखने की जरूरत नहीं रहती वैसे उतनी। The census is one of the most credible sources of information for the following. आपको ये क्या क्या बताता है, डेमोग्राफी के बारे में बताता है कि भैया कितने लोग हैं, कौन कौन से के कास्ट के लोग हैं, कौन कौन से रिलीजन के लोग हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, भैया फार्मर हैं, फिशर हैं, या फिर यहाँ पे सर्विस एम्प्लॉय ज़्यादा रहते हैं। लिटरेसी या एजुकेशन के बारे में बताता है कि भैया कि कौन से क्लास तक पढ़े हुए हैं, 5वीं हैं, 10वीं तक हैं, या फिर लिटरेसी बहुत अच्छी है। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़ कि भैया आपके पास गैस है कि नहीं है,
आपके पास फ़ैन है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी नोट डाउन होती हैं। ऐसा नहीं कि बस आपके बारे में पूछ जाता है कि भी आपकी एज क्या है, ये क्या है, नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फर्टिलिटी कैसी है, मोर्टेलिटी कैसी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और लैंग्वेज के बारे में भी ये सारी चीज़ें जब वो फॉर्म भरते हैं तो ये आपसे पूछते हैं। और एज अ ओबीडियंट सिटीजन ऑफ इंडिया हम सबको ये सारी सेंसेस की जो डिटेल्स हैं, जो हमसे कोई ऑफिसर मांगने आता है, हम सबको ये सही देनी चाहिए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया एक्सटेंड्स 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका। रिसेंटली अगर आप अभी का करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, तो श्रीलंका की बहुत बुरे हालत है। बट अगर हम लोग 13 से 19 मार्च के बीच की बात करें तो इंडिया ने लगातार हेल्प देने की कोशिश की है श्रीलंका को। सो इंडिया ने उस समय भी 1 बिलियन क्रेडिट दिया था श्रीलंका को फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज़। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल, अब ऐसा नहीं कि ये पैसा दे दे तो वहाँ के मिनिस्टर घूम रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, हम वहाँ पे ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए ये पैसा दिए हैं। वहाँ पे जो पेट्रोल का है, वहाँ पे जो फूड है, वहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, अगर वहाँ पे ये सब चीज़ों की किल्लत है, इंडिया इस चीज़ के लिए वहाँ पे बहुत पैसा दे रही है। और इंडिया इज़ ऑलवेज स्टैंड हैंड बाई हैंड विथ श्रीलंका गवर्नमेंट, चूँकि अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से इफेक्ट इंडिया को भी पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ सफ़र्स कोरल ब्लीचिंग। सो ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, कोरल रीफ क्या है, हम लोग ये सब जानेंगे इस न्यूज़ के थ्रू। सो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हम लोग को ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के भी एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ये रहा यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल रीफ है। सो द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, a reef system composed of 2,900 individual reefs and 900 islands. It is a stretch for over 2,300 kilometers over an area of approximately 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर। सो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ एरिया है जहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। एंड ये लोकेटेड है एट द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे ये इस एरिया का नाम है क्वींसलैंड है, ये आपका क्वींसलैंड स्टेट है। सो इट वाज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड इन 1981 बाय यूनेस्को एज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ सिस्टम ऑन द प्लेनेट। सो इसको हमें बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो इसको डैमेज हो रहा है। कोरल रीफ आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ये एक जो रेन फॉरेस्ट है सी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए। सो इसको थ्रेट्स क्या क्या आ रहे हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना है। सो एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज सच एज कोस्टल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स एंड पॉल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोरल रीफ है, ये मान लीजिए यहाँ पे इनको बीच पे यहाँ पे कुछ बनाना है या फिर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके कारण से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हैं, सैंड निकालते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली जो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स है, अब ऐसे बड़े बड़े ये लोग क्रॉलर्स लगाते हैं, ट्रॉलीज लगाते हैं, जिससे ये लोग खींचना तो चाहते हैं मछलियों को, बट उसके कारण से इन कोरल रीफ्स को भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और थर्डली इंडस्ट्रियल सीवेज, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे इतने गंदे गंदे पॉल्यूटेंट्स छोड़ती हैं, जिसकी वजह से इन कोरल रीफ्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्सो इंक्रीज सेडिमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड रिकरिंग साइक्लोन्स। तो ये तो भैया नेचुरल वो है कि साइक्लोन्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इंक्रीज सेडिमेंटेशन मतलब यहाँ से जो सैंड एंड ऑल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑल्सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है, तो टूरिज्म के कारण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। Coral diseases such as black band and white band due to infectious microorganisms introduced by the human population that live on the coastal regions। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोरल रीफ्स के लिए, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज है या बहुत सारे फंगाई है वो यहाँ पे आके इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। सो अगर हम देखें तो इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ पे है। सो इंडिया हैज़ 4 कोरल रीफ एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे इन चारों जगह पे इंडिया पे भी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। सो दिस इज अबाउट कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट कोविड जैब फॉर 14 to 18 एज ग्रुपिंग फ्रॉम स्टार्ट्स टुमारो। तो इसी वीक 13 से 19 मार्च के बीच में ये बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आई थी कि जो अब 12 से 14 एज के जो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको भी अब कोविड के इंजेक्शन्स लगने चालू हो गए हैं। सो मेरा ये सभी से वो अनुरोध है, ये सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग वैक्सीन फिर से लगवा लें, बिकॉज अब धीरे धीरे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड ख़त्म होता जा रहा है, और हम लोग इसको टोटली ख़त्म इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग सभी लोग वैक्सीन लगवा लें।
नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कोविड केसेस पीक इन मैनी एशियन नेशंस। सो अभी ये देखने को मिल रहा था इस मार्च के मिड में कि बहुत सारे जो एशियन कंट्रीज़ जैसे कि चाइना है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस फिर से आने लग गए हैं। इनफैक्ट चाइना में तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन भी लग रहा था। सो प्लीज़ अभी भी हम लोग को मास्क लगाए रहना है और अभी भी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। सो प्लीज़ एटलीस्ट मास्क तो सभी लोग, हमारे फ्रेंड्स जितने भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ अभी भी लगा के रखें। So the next news is about villages along China or border to open for tourism. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है चाइना को काउंटर करने के लिए, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि चाइना में बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट हैं वो चाइना की बॉर्डर से आते हैं, यहाँ पे फोटो खींचते हैं और प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये स्टार्ट करने की कोशिश की है कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी चाइना की बॉर्डर की तरफ, जो इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँच पाएँ, इतना अच्छे से वो लोग इम्प्रूव कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतनी अच्छी रोड बना दे, वहाँ पर इतनी अच्छी होटल्स बना दे कि यहाँ के लोग भी वहाँ पर पहुँचने लगे। एंड इट इज़ अंडर द वाइब्रेंट विलेज स्कीम। वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके थ्रू गवर्नमेंट वहाँ के जितने भी दूर दराज के गांव हैं इंडिया के बॉर्डर में, यहाँ पे जितने भी बॉर्डर में गांव हैं, यहाँ तक इंडिया की जितने भी टूरिस्ट हैं वो पहुँच सके, वो भी वहाँ की सीनिक ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सके और हम लोग भी ये चीज़ बता सके कि हमारा देश बहुत सुंदर है और हमारी बॉर्डर कहाँ तक जाती है। इससे एक मेंटल बूस्ट मिलेगा यहाँ के लोगों को भी और एक हम लोग एक प्रोपोगेंडा जो वहाँ के लोग दे रहे हैं कि हम लोग इंडिया के अंदर इतना तक घुस जाते हैं, ये सब हम लोग वहाँ पे काउंटर कर सकें और हम लोग भी ये बता सकें कि हमारा देश कितना सुंदर है। एंड दिस विल बी ऑल डन अंडर वाइब्रेंट विलेज स्कीम। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो इन सब स्टेट्स में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज़ खोलने वाली है कि हम लोग भी वहाँ पे जा करके, जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ अगर हम लोग जाते हैं अटारी बॉर्डर में, जो वहाँ का वाघा बॉर्डर है, हम लोग वहाँ पे कैसे सेरेमनी होती है, हम लोग कैसे देख के उनको देख के हम लोग के अंदर कैसी एनर्जी आती है। तो हम लोग भी वहाँ तक जाएँ, चाइना बॉर्डर की तरफ तक भी जाएँ और हम लोग देखें कि वहाँ का एरिया कितना सुंदर है, कितना अच्छा वहाँ के लोग रहते हैं और कितने अच्छे से वहाँ पर लोग नेचर को सजे हुए हैं। So this will be all done by the government of India. So the next news is about suspected poisoning kills 100 vultures. तो vultures होते क्या हैं, vultures का IUCN स्टेटस क्या है, ये सब हम जानेंगे इस न्यूज़ के थ्रू। सो अराउंड अभी हम लोग देखा गया कि अराउंड 100 जो हिमालयन ग्रिफर्स वल्चर हैं वो उनकी डेथ हुई है इन आसाम रीजन, जिसके कारण से ये न्यूज़ में बना हुआ है। सो वल्चर्स होते क्या हैं? सो वल्चर्स आर रेयर एंड लार्जेस्ट बर्ड नेटिव्स टू हिमालयाज। इनका हैबिटेट क्या है? सो इट लिव्स मेनली ऑन द हायर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज एंड तिब्बतियन प्लेट्यू। सो जो हिमालयस के जो हायर रीजन है और जो तिब्बतियन प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं, जिनकी वहाँ का जो एलिवेशन है, वहाँ की जो हाइट है वो अराउंड 1500 मीटर्स है। सो दिस स्पीशीज़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेस्टर्न चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। Also in the East Mountain Himalayan region of India, Nepal and Bhutan and to Central China and Mongolia. So ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये एंडेमिक है सिर्फ इंडिया में, नहीं, ये बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं, ये इंडिया तक एंडेमिक नहीं है। So please remember this point. The vulture is listed as near threatened by IUCN. सो यहाँ पे फिर से कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं है, ये बस नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, बट इनका नंबर इतनी तेज़ी से कम होता है सडनली, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अंडर वॉच रखा जाता है। तो दिस स्पीशीज़ इज़ कवर्ड बाय मल्टी स्पीशीज़ मल्टीपल एक्शन प्रोग्राम, मल्टी स्पीशीज़ एक्शन प्लान, जो मतलब जो गवर्नमेंट का जो मल्टी स्पीशीज़ एक्शन प्लान चलता है, जो बहुत सारे स्पीशीज़ को देखता है, वो उसके लिए भी अंडर पे आता है। एंड विच हैज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन वल्चर्स बाय नेशनल एक्शन प्लान्स इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड कम्बोडिया। इन चारों देशों के द्वारा ये प्लान चलाया जाता है जिससे हम लोग वल्चर्स को अच्छे से रख सकें। सो इंडिया इज़ अ होम टू 9 स्पीशीज़ ऑफ वल्चर, नेमली ओरिएंटल वाइट बैक्ड, long billed, slender billed, Himalayan, red-headed, Egyptian, bearded, cinereous and Eurasian griffon। So ये 9 तरह के स्पीशीज़ ऑफ वल्चर हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दिस 9 स्पीशीज़ फेस डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। सो ये है यहाँ पे इसकी बात। सो bearded, long billed एंड ये सब जो जितने भी है, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 एंड रेस्ट आर प्रोटेक्टेड इन द शेड्यूल 4।
तो ये सब याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि नियर थ्रेटेंड है मेनली ये IUCN के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट ने वल्चर एक्शन प्लान जो लॉन्च किया है फॉर बिटवीन द ईयर्स 2020 एंड 25 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स in the country. So ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है which is under MOEFCC. So this becomes very important. Now going to the next news is about चिलिका लेक. तो चिलिका लेक में जितने भी जो मोटर बोट्स थे, जो इंजन्स थे जो पेट्रोल डीजल से चलते थे, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है. सो चिलिका लेक है क्या? सो चिलिका लेक इज़ द एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून. लगून क्या होते हैं? जैसे आप यहाँ पे एरिया देखेंगे, जैसे आप ये इमेज देखेंगे ये वाली, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो समुद्र का पानी है वो हल्का सा अंदर आ गया है और अंदर आके यहाँ पे ठहर गया है. यहाँ पे ठहर क्यों गया है? क्योंकि हल्का सा यहाँ पे एक बैरियर टाइप का बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो लगून होता है, ये जो लगून लेक होता है, यहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता है. लगून इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्टी वाटर लेक. सो चिलिका लेक इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून और एशिया का लार्जेस्ट है. सो इन द ईयर 1981 चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडिया फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज रामसर इंपॉर्टेंस. सो मेजर इंटरेक्शन ऑफ चिलिका लेक इज एट इरावदी डॉल्फिन. सो इधर इरावदी जो डॉल्फिन्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, विच आर ऑफन स्पॉटेड एट द सतपथा आइलैंड. सतपथा आइलैंड्स कहाँ पे पाया जाता है? सो इट इज़ अंडर चिलिका लेक. So also Kalijai जो temples है, it is located in the Chilika Lake only. So these two important things becomes, these two places it becomes important. Satabada Islands and Kalijai temple, they are inside the Chilika Lake. और lagoon क्या होते हैं? Lagoons are salty water lakes जो हल्का सा इनलैंड आ जाते हैं. पानी जो समुद्र का पानी होता है वो हल्का सा इनलैंड आ जाता है और बिकॉज ऑफ सम बैरियर यहाँ पे ये पानी रुक जाता है और ये सॉर्ट ऑफ एक लेक बन जाता है. सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट, यहाँ पे एक जो न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, ये जो सेरेमोनियल हॉर्स है बीइंग फेरीड थ्रू द अष्टमुडी लेक. तो मैं यहाँ बताता कि अष्टमुडी लेक है कहाँ. सो अष्टमुडी लेक इज़ इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अष्टमुडी लेक कहाँ मिलता है. सो इट प्लेस्ड इन केरला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्लम. सो दैट्स इट फ्रेंड्स. इस वीक बस ये जो 13 और 19 मार्च के बीच की जो न्यूज़ थी, यही सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. और वैसे भी अब इस समय ज़्यादा न्यूज़ पता नहीं क्यों आ नहीं रही है. ज़्यादातर न्यूज़ में पेपर्स में पाकिस्तान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, या फिर जो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है वो चल रहा है. सो वैसे भी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, मैं जल्दी से जल्दी जितने भी पुराने वीक्स के वीडियोज़ जो बैकलॉग है मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा. एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपको बीच में वीडियोज़ नहीं ला पाया. सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, comment on our video कि आपको क्या अच्छा लगा, and please share it with your friends and please subscribe to Exam Notes.